कमरे में गहरी रात थी। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। दीवार पर पुराना खत रखा था जिसकी स्याही अब भी गीली लग रही थी। अचानक दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुईं। ठक ठक ठक। लड़की कांपते हुए मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। फिर आईने में उसने देखा, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली और होंठों पर मरी हुई मुस्कान। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मोमबत्ती बुझी और अंधेरा बोल उठा, खत मुझे लौटा दो। तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट पर। लेकिन शुरू करने से पहले एक शिकायत है। आप में से बहुत से लोग कहानी तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डर की अगली दास्तान आपसे छूट ना जाए। और अब वक्त है हमारे 5 प्यारे साथियों के नाम लेने का। पहला नाम है अजय सिंह जी, पटना से। दूसरा नाम है रीना वर्मा जी, भोपाल से। तीसरा नाम है नैना गुप्ता जी, जयपुर से। चौथा नाम है विक्रम ठाकुर जी, देहरादून से। और 5वां नाम है संध्या शर्मा जी, मुंबई से। और जिन प्यारे दोस्तों का नाम आज नहीं ले पाया हूं, उन सबको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब लाइट बंद कर लीजिए, दरवाजे की कुंडी लगा लीजिए, क्योंकि जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डर नहीं, एक सच्ची दास्तान है। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। आसमान पर मोटी धुंध की परतें चिपकी थीं, जैसे किसी ने उजाले को कैद कर लिया हो। दिल्ली की पुरानी गलियों में ठंडी हवा सीटी बजाती हुई निकल रही थी। सड़क पर लोगों की आवाजाही कम थी, लेकिन हर कोने में कोई न कोई कहानी सोई हुई लगती थी। इन्हीं गलियों में एक बूढ़ा डाकिया धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना झोला था जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था। ठंड से उसकी उंगलियां अकड़ी हुई थीं, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी एक लिफाफे पर टिक रही थीं, जिस पर लिखा था अनाया मेहरा। वो लिफाफा बाकी चिट्ठियों से अलग था। उसका कागज समय की मार से पीला पड़ चुका था। स्याही कुछ जगहों पर धुंधली थी और कोनों से मुड़ा हुआ था, मानो किसी ने उसे बहुत सालों तक संभाल कर रखा हो। बूढ़े डाकिये ने लिफाफे को घूरा, माथे पर बल पड़े और होंठों से धीमी आवाज निकली, ये नाम तो अब कोई याद भी नहीं करता। उसने उस लिफाफे को देखते हुए अपने कदम एक पुराने मकान की ओर मोड़ दिए। मकान नंबर 17, चांदनी चौक के किनारे। वो घर अब वीरान था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियों की झिल्लियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर मोटी धूल की परत थी। किसी जमाने में यह घर शहर का सबसे खूबसूरत बंगला हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ खामोशी का बसेरा था। डाकिया दरवाजे के सामने रुका और जैसे ही उसने दस्तक देने की कोशिश की, अंदर से दरवाजा खुद ब खुद कर्र कर्र की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। हवा का झोंका आया और अंदर से बासी मिट्टी की गंध बाहर फैली। डाकिये ने डरते हुए अंदर झांका, पर अंदर सन्नाटा था। उसने आवाज दी, कोई है? अनाया मेहरा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दीवार पर पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटकी थीं। एक झूमर अधटूटा छत से लटक रहा था और फर्श पर पुराने अखबार बिखरे हुए थे। डाकिये ने गहरी सांस ली और लिफाफा दरवाजे के पास रख दिया। फिर वह पीछे मुड़ा और धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन उस लिफाफे की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वक्त बीतता गया, साल दर साल, और वो लिफाफा वहीं पड़ा रहा, धूल के नीचे, मकड़ी के जालों में उलझा हुआ। घर पर अब नए लोग आ चुके थे। 2020 में वही घर अब एक परिवार के अधीन था जो उसे रेनोवेशन के लिए तोड़फोड़ करवा रहा था। सिया, जो उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, इतिहास की छात्रा थी और पुरानी चीजों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। जब मजदूर दीवार तोड़ रहे थे, तभी उन्हें लकड़ी की अलमारी के पीछे कुछ मिला, एक पुराना सूखा हुआ लिफाफा। मजदूर ने मजाक में कहा, मैडम, लगता है पुराने जमाने का लव लेटर है। सिया ने मुस्कुराते हुए लिफाफा लिया, उस पर जमी धूल फूंकी और नाम पढ़ा, अनाया मेहरा। वो नाम सुनते ही कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा अचानक भारी महसूस हुई और खिड़की के शीशे पर धुंध की परत जम गई।
सिया ने अनजाने में अपनी जैकेट के कॉलर को कस लिया। लिफाफे के कोनों से कुछ पाउडर जैसा गिरा, जैसे समय की राख हो। उसने उसे सावधानी से खोला। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर नीली स्याही से कुछ लिखा था। स्याही फैली हुई थी, लेकिन शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। अगर यह खत तुम्हें मिल रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। पहली ही पंक्ति पढ़ते ही सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में जैसे किसी की सांसों की आवाज गूंजने लगी। उसने बाकी खत पढ़ना शुरू किया। अनाया, मैं लौटने की कोशिश करूंगा। अगर जिंदा रहा तो तेरे दरवाजे तक जरूर पहुंचूंगा, लेकिन अगर नहीं आया तो समझ लेना मैं यहीं कहीं हूं, तेरे पास, बस दिख नहीं पाऊंगा। सिया ने पन्ना नीचे किया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह कमरे के चारों ओर देखने लगी। खिड़की बंद थी, दरवाजा आधा खुला हुआ, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, मगर दीवार पर एक हल्की सी छाया थी जो धीरे धीरे मिट रही थी। वह डर को झटक कर बाहर निकल आई। मगर उस रात जब वो सोने गई, उसने लिफाफे को अपने बेड साइड टेबल पर रख दिया। कमरे की लाइट बंद थी। बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की परछाई दीवार पर पड़ रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक सिया की नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया हो। उसने कान लगाया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन एक ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकरा रही थी। उसने टेबल की तरफ देखा। वो लिफाफा खुला पड़ा था। वो हड़बड़ाकर उठी और लिफाफे को उठाया। कागज अपने आप हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। उसने डरते हुए खिड़की की ओर देखा। खिड़की बंद थी, मगर पर्दे अपने आप हिल रहे थे। फिर उसने वो सुना, 3 धीमी दस्तकें दीवार पर, एक के बाद एक, बहुत धीरे। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च ऑन की और दीवार की तरफ रोशनी डाली। कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ पल बाद दीवार पर नमी उभरने लगी और उन गीले निशानों से शब्द बनते गए। वो लौट आया है। सिया के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने पलकें झपकाईं, मगर वो शब्द अब भी वहीं थे, धुंधले लेकिन साफ। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और उसकी सांसें ठंडी हवा में धुएं जैसी दिखने लगी। उसने डर के मारे भागकर लाइट ऑन की, लेकिन लाइट टिमटिमाई और फिर बुझ गई। कमरे में सिर्फ अंधेरा और उसकी धड़कन की आवाज थी। धीरे धीरे कहीं से कदमों की आवाज आने लगी, पहले दूर, फिर करीब, और फिर ठीक उसके पीछे रुक गई। उसने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, पर हवा में वही पुरानी चंदन की खुशबू थी जैसी उस खत से आई थी। वो सुबह तक जागी रही, लाइट जलाकर, लेकिन मन में एक बात अटक गई। आखिर अनाया मेहरा कौन थी और आरव मेहरा कौन था जिसने यह खत लिखा था? क्या यह किसी प्रेम कहानी का हिस्सा था या किसी श्राप की शुरुआत? अगले दिन सिया ने वो खत अपने कॉलेज की हिस्ट्री लैब में ले जाकर पुराने दस्तावेजों की तरह स्कैन करवाया। मशीन ने तारीख दिखाई, दिसंबर 1985। सिया की रात उस पुरानी चिट्ठी के साथ गुजर गई, लेकिन नींद उसे छू तक नहीं पाई। सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में दाखिल हुई, तब भी उसका मन बेचैन था। हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे वही नाम गूंजता सुनाई देता, अनाया। कौन थी वो और क्यों उसका नाम अब भी इस घर की दीवारों में सांस ले रहा था? उसने चाय का कप उठाया, मगर हाथ इतने ठंडे थे कि कप से भाप भी ठहर सी गई। उसने धीरे धीरे खत को फिर खोला, शब्दों को बार बार पढ़ा, जैसे उन वाक्यों के बीच कोई छिपा संकेत हो जिसे उसने पहले नहीं देखा। उस चिट्ठी के हर अक्षर में जैसे किसी की रूह घुली हुई थी, कोई ऐसा दर्द जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। दिन की शुरुआत के साथ सिया ने तय किया कि वो इस नाम का इतिहास खोजेगी। उसने शहर की पुरानी रजिस्ट्रेशन फाइलों में जाकर दस्तावेजों की खोज शुरू की। सरकारी दफ्तर की सीलन भरी इमारत में पुरानी रजिस्टरों की गंध जैसे समय के किसी भूले हुए दरवाजे को खोल रही थी। पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक नाम पर ठहर गई, अनाया मेहरा, निवासी मकान नंबर 17, चांदनी चौक। तारीख थी 1984। उस वक्त सिया खुद पैदा भी नहीं हुई थी। रजिस्टर के नीचे लिखा था, विधवा, 25 वर्ष। उसका दिल कस गया। मतलब आरव मेहरा शायद उसका पति था और वह युद्ध में खो गया होगा।
सिया ने और फाइलें खंगालनी शुरू की। एक जगह नोट लिखा था, अनाया मेहरा गायब 1986, मामला बंद, गायब। बस यही लिखा था, जैसे किसी ने इंसान नहीं एक स्मृति मिटा दी हो। वह शाम घर लौटी तो बाहर हवा तेज थी, पेड़ों की डालियां छज्जों से टकरा रही थी, आसमान काले बादलों से भरा था। बिजली कभी कभी कौंधती और उस रोशनी में घर की टूटी खिड़कियों से अंदर झांकता सन्नाटा दिख जाता। उसने घर का दरवाजा खोला तो भीतर एक अजीब ठंडी सी नमी फैली हुई थी, जैसे दीवारों ने कई सालों से कोई रोशनी नहीं देखी हो। उसने चिट्ठी को फिर मेज पर रखा और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी निगाहें बार बार उसी शब्द पर ठहर रही थीं, अगर यह खत तुम्हें मिल रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। वह सोचने लगी, अनाया ने उस पत्र को कितनी बार पढ़ा होगा। क्या वह हर रात उस आवाज की प्रतीक्षा करती रही होगी जो कभी लौट कर नहीं आई? शायद उस घर की हर ईंट में उसकी सांसें अटकी हैं, जो अब भी अपने खोए हुए वादे की गवाही दे रही हैं। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हवा की सरसराहट अब सिसकियों जैसी लग रही थी। सिया ने खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, शीशे के उस पार उसे कोई चेहरा दिखाई दिया। धुंध के बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा अधूरा, लेकिन आंखें साफ, काली, गहरी और दर्द से भरी हुई। सिया ने चौंक कर पीछे हटना चाहा, मगर अगला ही पल खिड़की के पार कुछ भी नहीं था। वह सोचती रही शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन जब उसने शीशे पर ध्यान दिया तो उस पर नमी से एक शब्द लिखा था, अनाया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई, पर मन में एक आवाज गूंजती रही, जैसे कोई कह रहा हो, सिया, मुझे पहचानो। अगले दिन उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या उन्हें पुराने घर की कोई कहानी पता है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बिटिया, उस घर में एक औरत रहती थी बहुत साल पहले, नाम था अनाया। कहती थी उसका पति युद्ध में गया है और एक दिन लौटेगा, लेकिन वो लौट कर नहीं आया और फिर एक दिन वो भी गायब हो गई। बस एक रात पहले हमने देखा था, वो दरवाजे के पास दीपक जलाकर बैठी थी। अगले दिन वो नहीं थी, बस दीपक बुझा हुआ था और दीवार पर कुछ लिखा था, मैं चली उस ओर जहां वो है। सिया ने गहरी सांस ली। उसका मन अब डर से ज्यादा उलझन में था। क्या ये सब महज एक कहानी थी या फिर सच में कुछ था जो अब भी उस घर में था? वह वापस अपने कमरे में आई और उस जगह बैठ गई जहां से खत मिला था। उसने ध्यान से दीवार पर हाथ फेरा। वहां से हल्की सी ठंडक उठ रही थी। उसने धीरे से कान लगाया। ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई धीमी आवाज आ रही हो। क्यों आई हो? उसने हाथ पीछे खींच लिया। आवाज बंद हो गई। उस रात नींद फिर से उससे दूर थी। उसने सोचा, शायद इन सब चीजों का कोई मनोवैज्ञानिक कारण होगा, शायद ये सब महज उसकी कल्पना है। लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, टेबल पर रखा खत अपने आप गिर गया। पन्ना खुला और स्याही की आखिरी लाइन चमकने लगी, अनाया, अगर मैं न लौटा तो मेरे शब्द मेरी जगह तेरा साथ देंगे। सिया ने पन्ना उठाया। उसे लगा जैसे कागज अब ठंडा नहीं बल्कि गर्म है, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। उसने डरते हुए कहा, अनाया, अगर तुम सच में हो तो मुझे कुछ बताओ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर खिड़की के बाहर से हवा का झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एक हल्की आभा थी जो दीवार के कोने में बन रही थी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी। वही सफेद कपड़ों में औरत, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा अब साफ था, पर उसकी आंखों में ऐसा शून्य था जैसे सदियों की प्रतीक्षा वहीं ठहर गई हो। सिया का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत कर पूछा, क्या तुम अनाया हो? वह छाया कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे धीरे सिर झुकाया और तभी कमरे की घड़ी ने 3 बजने की घंटी दी। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सिया ने पलटकर देखा, लेकिन दरवाजा बंद था। वह पीछे मुड़ी तो आकृति गायब थी, मगर दीवार पर फिर से नमी से कुछ लिखा हुआ था, वो लौट आया है मगर अधूरा। सिया अब इस रहस्य में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने तय किया कि वह अब इस घर का हर राज खोलेगी। उसे पता था यह खत अब सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि किसी आत्मा का संदेश है। सुबह होने तक उसने रिसर्च नोट्स तैयार किए।
उसे पुराने युद्ध दस्तावेजों से यह पता चला कि आरव मेहरा नाम का एक सैनिक 1985 में सियाचिन के युद्ध में लापता हुआ था। उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। रिपोर्ट में लिखा था, सुबह की पहली किरणों के साथ सिया की आंखें खुली, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो वह किसी और ही जगह पर है। कमरे की दीवारें उतनी ही ठंडी थीं जितनी बीती रात, लेकिन अब उनमें एक अलग सी नमी थी, जैसे किसी ने रात भर रोकर उन्हें भिगो दिया हो। हवा में हल्की सी चंदन और मोगरे की मिली जुली खुशबू थी। ये वही खुशबू थी जो पिछली रात उस आकृति के आने पर कमरे में फैली थी। सिया ने गहरी सांस ली, पर उस खुशबू में अब कुछ और भी था, जैसे किसी पुराने कागज या लिफाफे की मिट्टीली गंध। उसने चारों ओर देखा। मेज पर रखी चीजें वैसी ही थीं, लेकिन टेबल पर रखे खत के पास अब एक और लिफाफा पड़ा था। वह नया नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से वहीं पड़ा हो और अब किसी ने उसे उसकी आंखों के सामने प्रकट कर दिया हो। सिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने वह लिफाफा उठाया। उस पर कोई पता नहीं था, बस एक नाम लिखा था, जिसे सच्चाई जाननी हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह लिफाफा अचानक कहां से आया। उसने उसे धीरे से खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ा कागज था, जिस पर स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी साफ थे। उसमें लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझो कि तुम अब हमारे संसार की सीमा पर खड़ी हो। इस घर में जो खुशबू तुम महसूस करती हो वह सिर्फ हवा नहीं, वह हमारी यादें हैं। अनाया का प्रेम और मेरा अधूरा वादा अब इस मिट्टी में घुल चुका है, लेकिन जब कोई उस वादे को छूता है तो वह फिर से सांस लेने लगता है। अगर तुम चाहो तो इस बंधन को मुक्त कर सकती हो, लेकिन इसकी कीमत होगी। तुम्हें जानना होगा कि प्रेम और मृत्यु के बीच की रेखा कहाँ टूटती है। सिया ने खत को बार बार पढ़ा। हर बार उसे महसूस होता जैसे शब्द बदल रहे हों, जैसे उनमें कोई छिपा संदेश हो। वह मेज पर बैठी, खत को रोशनी के सामने रखा, और तभी उसे दिखाई दिया कागज के पीछे हल्का सा निशान, किसी चाबी का आकार। उसने टेबल की दराज खोली। वहां कुछ नहीं था। उसने कमरे के कोने कोने में तलाश शुरू की, हर दरवाजा, हर ईंट, हर फर्श की दरार। तभी बिस्तर के नीचे उसकी उंगलियां किसी धातु से टकराईं। उसने हाथ डाला और एक छोटी पुरानी चाबी निकाली। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। खत में कहा गया था कि यह बंधन मुक्त किया जा सकता है। क्या यह वही चाबी है जिसके जरिए वह कुछ खोल सकती है, या शायद कोई पुराना ताला जो अब तक बंद पड़ा है? उसने याद किया कि घर के पीछे वाले कमरे में एक पुराना ट्रंक रखा था, जिसे उसने कभी खोला नहीं था। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। वहां की हवा बाकी घर से ज्यादा भारी थी। खिड़कियां बंद थीं और अंदर धूल और सीलन की मोटी परत जमा थी। कमरे के बीचों बीच वह लोहे का पुराना ट्रंक रखा था, काला, जंग खाया हुआ, लेकिन उसके चारों ओर हल्की सी चंदन की खुशबू फैली हुई थी। सिया ने चाबी ट्रंक के ताले में लगाई। एक पल के लिए उसे डर लगा कि कहीं यह सब उसकी कल्पना तो नहीं। उसने गहरी सांस ली और चाबी घुमाई। ताला एक धीमी सी आवाज के साथ खुल गया। ट्रंक के अंदर बहुत पुराने कपड़े, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक मुरझाया हुआ फूल रखा था। लेकिन सबसे नीचे एक लकड़ी का छोटा बक्सा था, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, हमेशा के लिए। सिया ने उसे खोला तो भीतर एक और लिफाफा था। इस बार उस पर लिखा था, अनाया की आखिरी चिट्ठी। उसने कांपते हुए वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, आरव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस शरीर में नहीं हूं। मैंने सुना है आत्माएं वहीं रहती हैं जहां उनका वादा अधूरा होता है। मैंने इस घर को छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था तुम लौटोगे। हर रात जब मैं यह चंदन की अगरबत्ती जलाती थी, मुझे लगता था कि तुम्हारी खुशबू हवा में घुल जाती है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। अगर कोई आए जो हमारी कहानी सुने तो उसे बताना कि प्रेम मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। सिया की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझा रही, बल्कि दो आत्माओं के दर्द को छू रही है। उसी समय कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं, जैसे हवा नहीं, किसी की उपस्थिति वहां घूम रही हो।
उसने देखा कि ट्रंक के पास वही सफेद परछाई धीरे धीरे बन रही थी। अनाया, उसके चेहरे पर अब वही शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने सिया की ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, तुमने हमें ढूंढ लिया। सिया के होंठ कांप रहे थे। वह बोली, अनाया, क्या तुम अब मुक्त हो जाओगी? अनाया की आवाज बहुत धीमी थी। अभी नहीं, जब तक वो नहीं आता। कौन? आरव। उसी क्षण कमरे का तापमान गिर गया। ट्रंक के भीतर से एक और रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसमें एक पुरुष का चेहरा बनता दिखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो सिया ने तस्वीरों में देखी थी। अनाया उस ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दोनों आकृतियां एक दूसरे के पास आईं और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ, कमरे में हल्की सी हवा चली और वह मोगरे चंदन की खुशबू फैल गई। लेकिन इस बार वह मीठी नहीं थी, उसमें एक गहराई थी, जैसे किसी अध्याय के बंद होने की। कुछ सेकंड बाद दोनों आकृतियां धुंध में बदलने लगीं, पर इससे पहले अनाया ने सिया की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं, लेकिन सावधान रहना, इस घर की दीवारें अब भी सब सुनती हैं। और फिर दोनों गायब हो गए। सिया वहीं बैठी रही। उसके चारों ओर सन्नाटा था। कमरे में अब कोई परछाई नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस वही खुशबू रह गई थी जो अब धीमे धीमे मिट रही थी। उसने बक्सा बंद किया और ट्रंक को वापस रख दिया। जब वह बाहर आई तो सूरज की पहली किरणें दीवारों पर गिर रही थीं और कई सालों बाद उस घर के दरवाजे पर रोशनी ठहरी थी। लेकिन उस रात जब सिया सोने गई तो उसने महसूस किया कि कमरे में फिर वही हल्की सी गंध थी। उसने आंखें खोली और देखा कि टेबल पर वही लिफाफा रखा था। रात की नमी अब भी हवा में तैर रही थी और सिया के कमरे की दीवारें धीरे धीरे अपनी पुरानी आवाजें वापस पा रही थीं। हर ईंट जैसे किसी कहानी को कह रही थी, हर परछाई जैसे किसी अधूरे वादे की याद दिला रही थी। उस सुबह जब सिया ने अपनी आंखें खोली, उसे लगा कि उसका शरीर तो यहाँ है, लेकिन उसकी आत्मा अब किसी और ही जगह भटक रही है। उसे याद था पिछली रात की हर बात, वह लिफाफा, वह आवाज, वह चाबी जो खुद ब खुद हवा में लटक गई थी। उसे ऐसा लगा मानो उसने अब उस दुनिया की सीमा पार कर ली हो, जहां इंसान और आत्मा के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब वह कमरा उसका नहीं लग रहा था। खिड़कियों से आती सुबह की धूप भी उसे किसी पुरानी स्मृति जैसी लग रही थी, जो कभी सच थी मगर अब बस एक धुंध बनकर रह गई थी। सिया ने मेज पर रखा लिफाफा उठाया जिस पर उसका नाम लिखा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने उसे खोला। अंदर बस एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम अब भी सांस ले रही हो तो तुम्हें समझना होगा कि यह घर अब तुम्हारा आईना है। नीचे हस्ताक्षर थे, अनाया। सिया ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा बदल रही है, जैसे कमरे में कोई अदृश्य उपस्थिति चल रही हो। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली। दालान में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। दीवारों पर अब जाले नहीं थे, रंग नया लग रहा था और हवा में वही मीठी मोगरे की खुशबू थी। उसे समझ नहीं आया कि वह सपना देख रही है या किसी और समय में पहुंच गई है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन दर्द से भरी। वह आवाज उसे बरामदे की ओर खींच रही थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर वही शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान थी जो सिया ने पहले देखी थी। अनाया अब और साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी आत्मा और ठोस हो गई हो। सिया ने धीमे स्वर में पूछा, अनाया, तुम अभी भी यहीं हो? अनाया ने सिर झुकाया। हाँ, जब तक सच्चाई पूरी नहीं कही जाती, आत्माएं मुक्त नहीं होती। सिया ने पूछा, कौन सी सच्चाई? अनाया ने उत्तर दिया, जो इस दहलीज पर दफन है। सिया ने चारों ओर देखा। दहलीज जो घर के प्रवेश पर थी, पुरानी और टूटी हुई लग रही थी। अनाया ने कहा, कभी यहां सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये वादा था जो आरव और मैंने मिलकर रखा था। हमने कहा था कि जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे इस दहलीज पर हर दिन दिया जलेगा। लेकिन उस रात तूफान आया, आरव गया और फिर लौटा नहीं। मैंने उस दिए को जलाए रखा जब तक कि मेरी सांसें चलीं,
और अब यह दहलीज अधूरी रह गई है। सिया ने उस टूटी हुई जगह पर हाथ रखा। उसे अचानक एक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके भीतर से ऊर्जा खींच ली हो। उसकी आंखों के सामने धुंध बनने लगी और उस धुंध में उसने दृश्य देखे। अनाया, आरव, उनका पुराना घर, उनकी हंसी, उनका वादा, और फिर एक रात, आग, चीखें, टूटते सपने और वही दहलीज जो राख से भर गई थी। सिया के माथे पर पसीना था, लेकिन वह देखती रही। धुंध में उसे आरव की परछाई दिखाई दी, जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर शब्द जैसे अधूरे रह जाते। तभी अनाया की आवाज गूंजी, सिया। वह लौटा है, लेकिन अधूरा। सिया ने सिर उठाया। कमरे के कोने में अब धुंध और गहरी हो गई थी। उसी धुंध से एक आकृति उभरी, एक पुरुष, चेहरे पर पीड़ा, आंखों में शून्य। वह आरव था, लेकिन इंसान नहीं, उसकी आत्मा का बिखरा हुआ अंश। उसने सिया की ओर देखा और धीमे से कहा, मैं वापस आया था, मगर उसने मुझे देखा नहीं। मैंने दरवाजा खटखटाया था, पर किसी ने खोला नहीं। उस रात मेरा खून इस दहलीज पर गिरा था, इसीलिए यह दहलीज अधूरी है। सिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह बोल भी नहीं पा रही थी। अनाया आगे बढ़ी और आरव की ओर देखा। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हर रात तुम्हारा नाम लिया, लेकिन तुम लौटे नहीं। आरव की आवाज टूटी हुई थी। मैं लौटा था, लेकिन तुम उस वक्त जा चुकी थी। मैंने इस घर को खटखटाया, मगर यहाँ अब सिर्फ दीवारें थीं। सिया ने महसूस किया कि यह दोनों आत्माएं अपने ही अधूरे वादे में बंधी हुई हैं। उसने धीरे से कहा, शायद मैं यह दहलीज पूरी कर सकती हूं, अगर तुम्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। अनाया ने उसकी ओर देखा। दहलीज को पूरा करने के लिए किसी जिंदा आत्मा का वादा चाहिए। सिया ने बिना सोचे कहा, मैं करूंगी। जैसे ही उसने वह शब्द बोले, कमरे में तेज हवा चली। बाहर का आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी। अनाया और आरव दोनों की आकृतियां कांपने लगीं, जैसे उन्हें भी डर हो कि यह वादा पूरा होना किसी कीमत पर भारी पड़ेगा। सिया ने अपने दोनों हाथ दहलीज पर रखे और देखा कि पुराना पत्थर धीरे धीरे अपने आप जुड़ने लगा। हवा में जलती हुई मिट्टी की गंध थी और उस गंध के साथ मोगरे की खुशबू घुल गई थी। उसने देखा कि पत्थर के नीचे से हल्की लाल रोशनी निकल रही है, जैसे किसी आत्मा का रक्त इस दहलीज में समा गया हो। अचानक अनाया और आरव की चीख एक साथ गूंजी। दीवारें हिलने लगीं, घर की छत से धूल गिरने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिया ने ऊपर देखा। दोनों आत्माएं अब एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर शांति थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे दोनों धुंध में बदल गए। सिया ने देखा कि दहलीज अब पूरी थी, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसे अपने हाथों पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने देखा कि उसकी हथेलियों पर वही लाल निशान थे जो पत्थर के नीचे की रोशनी से निकले थे। और फिर उसने सुना कोई फुसफुसा रहा था, अब यह घर तेरा है सिया। उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई। दीवारों पर हल्की छायाएं उभरने लगीं, जैसे हर आत्मा अब उसे देख रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। रात का अंधेरा उस घर पर इस तरह फैला हुआ था जैसे आसमान ने अपनी सारी उदासी उसी पर उंडेल दी हो। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई हर सांस के साथ रो रहा हो। घर की खिड़कियां अब खुद से खुलती और बंद होती थीं, और दहलीज के पास रखा दिया हर रात 3 बजे अपने आप जल उठता था। गांव के लोग अब उस रास्ते से निकलने से भी डरने लगे थे। कहते हैं कि जिस रात सिया की आत्मा उस घर में समा गई थी, उसके बाद वहां से किसी अजनबी की परछाई दीवारों पर चलती दिखाई देती थी। वह परछाई किसी की नहीं, किसी चीज की थी जो इंसान नहीं लगती थी, पर इंसानी रूप ले चुकी थी। उस रात हवा कुछ ज्यादा भारी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ रखा हो। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार उसी घर की छत पर गिर रही थी। अंदर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक धीमी सी गूंज थी, जैसे कोई गाना जो बहुत पुराने समय से गूंज रहा हो। दहलीज पर दिया जल रहा था और उसकी लौ में छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं। उन छायाओं में अब एक नई आकृति उभरने लगी थी। वह लंबी थी, मानो इंसान से बड़ी, और उसका चेहरा किसी परछाई जैसा था।
धीरे धीरे वह आकृति कमरे में प्रवेश करने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह हर कदम के साथ हवा को जमा रही हो। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, बस दो गहरे साए थे जो सब कुछ निगल लेने को तैयार थे। वह घर के बीचों बीच जाकर रुक गई और धीरे धीरे सिर उठाया। उसी वक्त दीवार पर टंगी सिया की तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर से हल्की रोशनी निकलने लगी और फिर उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, कौन है वहां? परछाई रुकी और फिर वही आवाज एक ठंडी हंसी में बदल गई, मैं वही हूं जिसे तुमने भूल दिया था। कमरे की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे किसी ने उन पर दबाव डाला हो। सिया की आत्मा अब उस तस्वीर से बाहर झांक रही थी। वह अब भी उसी रूप में थी, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? परछाई ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने दहलीज पूरी कर दी, लेकिन एक दरवाजा और खुल गया। सिया को याद आया कि जब उसने वह वादा पूरा किया था तब उसने सुना था कि कीमत अब भी बाकी है। शायद यही कीमत थी। उसने महसूस किया कि कमरा अब उसी की नहीं रहा, वहां कोई और ताकत प्रवेश कर चुकी थी। हवा में मोगरे की खुशबू थी, लेकिन उसमें अब एक सड़ांध भी घुल चुकी थी, जैसे कोई पुराना शरीर गल रहा हो। उसने चारों ओर देखा। परछाई अब उसके पास आ चुकी थी। वह बोली, तुम जानना चाहती हो कि यह घर कभी शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि इस घर की नींव में सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि एक दफन शरीर है। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा, किसका शरीर? परछाई ने कहा, उसका जिसे आरव ने धोखा दिया। और उसी पल कमरे की दीवारें लाल पड़ने लगीं, जैसे उनमें से खून रिस रहा हो। सिया पीछे हट गई, लेकिन उस खून की गंध ने पूरे कमरे को भर लिया। उसकी आंखों के सामने फिर वही पुराने दृश्य उभरने लगे। अनाया और आरव, उनका प्रेम, उनका वादा, और फिर आरव का झूठ। सिया ने देखा कि जिस रात तूफान आया था, उस रात अनाया अकेली नहीं थी। घर में एक और औरत थी, वही जिसकी आत्मा परछाई बन चुकी थी। वह औरत आरव की चाहत थी, जिसे उसने कभी नाम नहीं दिया। जब आरव ने अनाया से वादा किया, तब यह औरत उस घर के नीचे दफन कर दी गई। किसी को नहीं पता था कि यह सच है, लेकिन उसकी आत्मा अब जाग चुकी थी। उसने कहा, तुम सबको मुक्ति दिलाने आई थी सिया, पर अब तुम मेरे लिए द्वार बन गई हो। सिया ने महसूस किया कि उसकी आत्मा फिर किसी नए जाल में फंस रही है। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर की हवा जैसे सीसों सी भारी हो गई। परछाई ने अपने हाथ उठाए और उसके आसपास एक काली लकीर बन गई। वह बोली, ये घर मेरी कब्र पर बना है, और जब तक मेरी हड्डियां इस मिट्टी में हैं, कोई आत्मा मुक्त नहीं होगी। सिया ने चीख कर कहा, तो मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को मिटाना पड़े। और उसी पल उसने देखा कि दहलीज पर रखा दिया तेज जलने लगा। उसकी लौ ने हवा में एक आकृति बनाई, आरव की। आरव ने सिया की ओर देखा और कहा, सावधान रहो, वह झूठ बोलती है, वह मुक्ति नहीं चाहती, वह जगह चाहती है। सिया अब समझ चुकी थी कि सच्चाई दोनों तरफ अधूरी है। उसने कहा, अगर यह घर झूठ पर बना है तो मैं इसे सत्य से तोड़ दूंगी। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने मन में कहा, इस घर को अब मुक्त कर दो, बिजली की एक तेज चमक हुई। पूरा घर हिल गया और दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी। परछाई ने सिया को पकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां उसकी आत्मा में उतर रही थीं। सिया ने पूरी ताकत से कहा, अब बहुत हुआ। और तभी उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली जो उस परछाई को धकेलने लगी। परछाई ने चीखते हुए कहा, तुम नहीं समझती, मैं तुम्हारे ही भीतर हूं। और फिर वह गायब हो गई। जब सिया ने आंखें खोली, वह घर के बाहर खड़ी थी। सूरज की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन घर अब भी वैसा नहीं था। अंदर सन्नाटा था और दरवाजे पर कोई छाया नहीं थी। उसने महसूस किया कि शायद वह सब खत्म हो गया, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने अपनी परछाई जमीन पर देखी और वह उसकी नहीं थी। वह परछाई कुछ बड़ी थी और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस आत्मा की थी। सिया ने धीरे धीरे कदम पीछे हटाए। हवा फिर ठंडी होने लगी। घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, अब तुम मेरी जगह हो। उसके बाद सब कुछ ठहर गया। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि घर की दीवारें काली पड़ गई थीं। दहलीज का दिया अब बुझा हुआ था,
लेकिन उसकी राख से धुआं उठ रहा था। अंदर किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की, पर कहते हैं कि हर अमावस्या की रात जब हवाएं ठंडी होती हैं, रात का समय था और आसमान पर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी ने पूरे आकाश को एक काले पर्दे से ढक दिया हो। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर पेड़, हर दीवार, हर पत्थर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। उस घर के आसपास अब कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि हवा भी उस दिशा में जाने से डरती थी। लेकिन सिया अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आत्मा कहीं अधूरी थी, जैसे कोई अधूरा वादा जो पूरा होने के इंतजार में है। वह अब अपनी परछाई से डरने लगी थी, क्योंकि जब भी वह आईने में देखती, उसके पीछे कोई और चेहरा झलकता था। कभी किसी औरत का, कभी किसी बूढ़े आदमी का और कभी किसी बच्चे का जो मुस्कुरा नहीं सकता था। वह बार बार सोचती थी कि आखिर यह घर किस पाप पर बना है। हर कोने में खून की गंध थी जो सिर्फ रात के वक्त महसूस होती थी। उसने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह चौखट पर पहुंचती, हवा अचानक से रुक जाती और उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, मत निकलो, वह बाहर है। वह नहीं जानती थी कि वह कौन है, लेकिन हर रात वह कदमों की आवाज सुनती थी जो उसके पीछे पीछे चलती थी। धीरे धीरे सिया ने समझा कि यह घर किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि सैकड़ों आत्माओं का कैद खाना है। हर कमरे में एक कहानी थी और हर दीवार पर एक छिपा हुआ नाम लिखा था जो समय के साथ मिट चुका था। एक रात जब तूफान उठा तो सिया ने देखा कि छत की एक ईंट ढीली हो गई थी। जब वह ईंट गिरी तो वहां से एक पुरानी लकड़ी की तख्ती निकली जिस पर सूखे खून के निशान थे। उसने तख्ती उठाई और उसके नीचे से एक पुराना ताम्र पत्र निकला। उस पर लिखा था, वह जो इस घर की नींव में सो रहा है वही इसकी आत्मा है। सिया ने जब उसे पढ़ा तो उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि जमीन से धुआं उठने लगा है और दीवारें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। कमरे में एक अजीब सी धड़कन गूंज रही थी, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। वह आवाज आई, तुम जानना चाहती हो कि रक्त की गंध क्यों आती है? यह वही आवाज थी जो कई रातों से उसके आसपास गूंजती थी। सिया ने साहस जुटाकर कहा, हाँ, मुझे जानना है कि यह घर कभी शांत क्यों नहीं होता। तभी सामने दीवार पर एक आकृति बनने लगी, पहले धुएं जैसी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। वह एक औरत थी, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए और आंखों से काला धुआं निकलता हुआ। उसने कहा, मैं वह हूं जिसे उन्होंने धोखे से इस दीवार में जिंदा दफन किया था। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, किसने? और वह औरत बोली, आरव ने और अनाया ने। सिया को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, अनाया तो निर्दोष थी, वह तो प्रेम में थी। पर उस आत्मा ने कहा, प्रेम कभी निर्दोष नहीं होता जब उसमें लालच की बू घुल जाए। उन्होंने मेरे खून से इस घर की नींव रखी थी। मैं उनके प्रेम की कीमत थी। मेरे शरीर का हर कतरा इस दीवार में सो रहा है और यही रक्त की गंध है जिसे तुम महसूस करती हो। सिया अब समझ चुकी थी कि जो घर उसने मुक्त करने की कोशिश की थी वह एक शापित वेदी था। यहाँ न सिर्फ प्रेम का अंत हुआ था बल्कि उसका बलिदान भी। उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर अब शब्द उभरने लगे, मुक्त करो, वापस दो, खून अधूरा है। सिया के कानों में कई आवाजें गूंजने लगीं। कुछ बच्चे रो रहे थे, कोई किसी का नाम पुकार रहा था, कोई मदद मांग रहा था। वह सब उन आत्माओं की आवाजें थीं जो इस घर की नींव में बंधी हुई थीं। सिया ने धीरे से कहा, अगर यही सच है तो मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। आत्मा हंसी, एक ठंडी और लंबी हंसी जिसने हवा को काट दिया। तुम मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम भी इस घर की हिस्सा हो। तुम्हारी सांस अब इस मिट्टी में बंध चुकी है। सिया ने गहरी सांस ली। वह अब डर नहीं रही थी। उसने दीवार पर हाथ रखा जहां से खून रिस रहा था और कहा, अगर यह घर रक्त से बना है तो मैं इसे प्रकाश से तोड़ दूंगी। तभी हवा में बिजली की तरह चमक हुई और दीवारों पर जमी परछाइयां हिलने लगीं। आत्माएं अब दिखने लगीं। कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ बूढ़े और कुछ ऐसे चेहरे जो इंसान से ज्यादा जानवर जैसे लग रहे थे। वे सब सिया को घेरने लगे।
तुम क्यों करना चाहती हो यह सब? किसी ने पूछा। सिया ने कहा, क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए और यह घर अब दर्द का मंदिर बन चुका है। लेकिन हर आत्मा शांति नहीं चाहती। एक और ने फुसफुसाया, कुछ आत्माएं सिर्फ बदला चाहती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक किसी ने उसके पीछे से फुसफुसाया, आरव जिंदा है। सिया ने पलट कर देखा। वहां सिर्फ एक टूटा आईना था, लेकिन उसमें उसने देखा आरव का चेहरा। वह उसी पुराने रूप में था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। उसने कहा, सिया, अब सब खत्म कर दो, वरना यह घर तुम्हें भी निगल जाएगा। सिया ने कहा, तुम अब भी सच नहीं बता रहे आरव। यह घर तुम्हारे पापों से बना है और तुम्हारे पाप अब मुझे पुकार रहे हैं। आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने गलती की थी। मैंने उसे दीवार में बंद किया था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैंने यह नहीं चाहा था कि यह घर उसकी आत्मा का घर बन जाए। मैंने सोचा था यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वह अब भी यहाँ है और अब वह तुम्हें अपना रूप बनाना चाहती है। सिया के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, तो मुझे बताओ, मैं इसे कैसे खत्म कर सकती हूँ? आरव बोला, रक्त से शुरू हुई कहानी रक्त से ही खत्म होगी। जब वह गंध मिट जाएगी तभी यह घर मुक्त होगा। सिया ने देखा कि जमीन पर खून की एक लकीर फैल रही थी। उसने महसूस किया कि वह खुद अब उस गंध का हिस्सा बन चुकी है। उसने अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और मंत्र की तरह कहा, जो अंधकार से जन्मा वह प्रकाश में विलीन हो। उसी पल बिजली की गड़गड़ाहट हुई। घर कांपने लगा और दीवारों से लाल धुआं निकलने लगा। सूरज अब गांव के उस कोने में नहीं उगता था जहां वह घर कभी खड़ा था। उसकी जगह अब सिर्फ राख थी, लेकिन वह राख भी शांत नहीं थी। सुबह की हवा में जब भी झोंका आता, राख उड़कर किसी अदृश्य दिशा में बिखर जाती, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। गांव वालों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन वह गंध, वही रक्त की गंध, अब भी हवा में तैरती थी। सिया का नाम अब भी लोग डर से फुसफुसाते थे, और बच्चे जब रात में रोते तो औरतें उन्हें डराने के लिए कहती, सो जाओ, नहीं तो सिया आ जाएगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सिया अब भी वहीं थी, उस राख में, उस मिट्टी में और उन आत्माओं में जो अब आजाद नहीं बल्कि और ज्यादा बेचैन हो चुकी थीं। वक्त बीता, पर उस जमीन को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वे शहर से थे, जिन्हें इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। पति का नाम अर्नव था और उसकी पत्नी का नाम मेघा। दोनों ने सुना था कि यह जमीन शापित है, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर खरीद लिया। अर्नव ने कहा, डर जैसी कोई चीज नहीं होती, डर तो इंसान के मन का भ्रम है। और उस भ्रम को मिटाने के लिए उन्होंने उसी जगह नया घर बनाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे मजदूरों ने वहां खुदाई शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगी। पहले दिन तो सब सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन जब जमीन के नीचे का हिस्सा खोदा गया तो वहां से एक लाल रंग का तरल बहने लगा। पहले सबने सोचा मिट्टी में जंग या रंग घुला है, लेकिन जब मजदूरों ने हाथ लगाया तो गंध वही थी, खून की। उनमें से एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, यह जमीन जिंदा है, इसे मत छेड़ो। पर अर्नव ने हंसते हुए कहा, यह बस संयोग है, काम जारी रखो। शाम होते होते हवा भारी हो गई। आसमान पर अचानक काले बादल छा गए और मिट्टी से धुआं उठने लगा। मजदूरों ने डरकर काम छोड़ दिया, लेकिन अर्नव ने खुद जाकर देखा। वहां पर एक छोटी सी दरार थी जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने टॉर्च से अंदर झांका, पर अंधेरा था। तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, क्यों लौटा लाए मुझे? वह चौंक गया और पीछे हट गया, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और काम बंद करने का आदेश दिया। रात को वह घटना भूलने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। 3 बार, ठक ठक ठक। उसने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला तो बाहर सिर्फ हवा थी, लेकिन जमीन पर एक औरत के पैरों के निशान बने थे, गीले, जैसे किसी ने अभी अभी नदी से निकलकर कदम रखे हों। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अचानक पीछे से उसकी पत्नी की आवाज आई, तुम किससे बात कर रहे हो? वह मुड़ा। मेघा दरवाजे पर खड़ी थी,
पर उसका चेहरा अजीब था, पीला, और उसकी आंखें खाली। उसने कहा, तुम अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। पर अर्नव को लगा कि उसकी आवाज में कोई और बोल रहा है। अगले दिन सुबह मेघा ने कहा कि रात उसे सपना आया जिसमें किसी औरत ने कहा, यह घर मेरा है, इसे मत छुओ। वह जागी तो उसके हाथों पर मिट्टी लगी थी। उसने सोचा शायद नींद में वह बिस्तर से गिरी होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके नाखूनों के नीचे वही लाल मिट्टी थी जो कल खुदाई में निकली थी। धीरे धीरे घर का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन हर रात अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, आईनों में परछाई किसी और की दिखाई देने लगी और दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। एक रात मेघा ने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक औरत बैठी है, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखों से धुआं निकलता हुआ। उसने कहा, मैं सिया हूं, यह घर फिर से बना क्यों? मेघा चीख पड़ी, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। अगले दिन सुबह उसने यह बात अर्नव को बताई, पर उसने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, शायद थकावट के कारण। लेकिन तीसरी रात अर्नव खुद जाग गया, क्योंकि उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि खिड़की खुली है और हवा में मोगरे की खुशबू फैली हुई है। वह उठकर खिड़की बंद करने गया, पर वहां उसने देखा कि बाहर राख से बनी एक आकृति खड़ी थी। धीरे धीरे वह आकृति उसकी ओर बढ़ी और कहा, तुमने फिर मेरा घर बना दिया। अर्नव के कदम पीछे हट गए। वह दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा, पर वह आकृति दरवाजे से गुजरकर अंदर आ गई। उसकी आवाज गूंज उठी, मैंने कहा था यह जमीन कभी शांत नहीं होगी। अब हर रात वह औरत दिखाई देने लगी, कभी आईने में, कभी पर्दे के पीछे, कभी दीवार पर। मेघा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर नींद के निशान नहीं, बल्कि किसी और के हाथों के बने निशान दिखने लगे। उसने रोते हुए कहा, यह औरत मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। अर्नव अब डर चुका था। उसने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, यह जमीन शापित नहीं, जीवित है। यह आत्माओं की कब्र है, जहां हर आत्मा किसी अधूरे वादे में बंधी है। इसे शांत नहीं किया जा सकता जब तक इनकी पुकार सुनी न जाए। पुजारी ने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, हवा तूफान की तरह बहने लगी। कमरे में राख उड़ने लगी, दीवारों से लाल तरल टपकने लगा। सबने देखा कि फर्श पर शब्द बनने लगे, हम अब भी यहाँ हैं। मेघा अचानक गिर पड़ी और उसकी आंखें पलट गईं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज किसी और की थी। तुमने वादा तोड़ा, सियाब अकेली नहीं है। अर्नव चिल्लाया, उसे छोड़ दो। लेकिन हवा में एक चीख गूंजी, तुम सबको इसका जवाब देना होगा। फिर सब शांत हो गया। मेघा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसने कहा कि उसे एक जगह दिखाई दी, एक नदी जिसके किनारे एक औरत खड़ी थी, हाथ में दिया लिए हुए, और उस दिए में खून टपक रहा था। उसने कहा, वह मुझे बुला रही थी और उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां थीं जो मदद चाह रही थी। उस रात अर्नव ने फैसला किया कि वह सब खत्म करेगा। रात फिर उतर आई थी। वही अंधेरा जो हर बार अपने साथ एक नई कहानी, एक नया डर लेकर आता था। हवा में फिर वही पुरानी गंध थी, खून और राख की। गांव के लोग अब उस रास्ते से भी गुजरना छोड़ चुके थे। कहते हैं कि जब हवा उस राख को छूती है तो उसमें किसी औरत की चीख सुनाई देती है। उस जगह अब सिर्फ राख नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नमी थी, जैसे मिट्टी के नीचे अब भी कोई सांस ले रहा हो। समय बीत चुका था, पर कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदलती हैं। और उसी राख से कुछ नया जन्म लेने वाला था। एक रात आसमान पर अजीब रोशनी फैली, न लाल न सफेद, बल्कि राख जैसी चमक जो धरती को निगलने जैसी लग रही थी। हवा चलना बंद हो गई, जानवरों ने आवाज देना छोड़ दिया और गांव की हर खिड़की अपने आप बंद हो गई। ठीक उसी वक्त उस जगह की राख धीरे धीरे हिलने लगी। पहले एक हल्की लहर सी उठी, फिर राख घूमने लगी जैसे किसी ने उसे भीतर से छेड़ा हो। कुछ पलों बाद उस राख के बीच से एक आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई धुआं घना होता जा रहा हो। और फिर वह आकृति इंसानी रूप लेने लगी। वह औरत थी, मगर पूरी नहीं। उसके शरीर का आधा हिस्सा राख था और बाकी भाग में काले धुएं की धारियां बह रही थीं।
उसकी आंखें बुझी हुई चिंगारी जैसी थीं और उनमें कोई रंग नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसने धीरे से चारों ओर देखा, जैसे वह पहली बार सांस ले रही हो। हवा में फुसफुसाहट हुई, तू कौन है? और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो अधूरे वादों की राख से जन्मी हूं। मैं सिया नहीं, उसका परिणाम हूं। उसका नाम किसी ने नहीं रखा, लेकिन हवा ने उसे पुकारा, राखिनी। राखिनी का अस्तित्व उस घर के खंडहर से बंधा था। जहां जहां वह राख फैली थी, वहां उसकी शक्ति थी। वह अब किसी एक शरीर की नहीं, बल्कि सैकड़ों आत्माओं की परछाई थी, जिनकी आवाजें उस मिट्टी में दबी थीं। वे सब उसकी सांस का हिस्सा बन चुकी थी। हर रात जब चांद पूरा होता, तो उसकी परछाई लंबी होकर पूरे गांव तक फैल जाती। जिनके घर की दीवारें उस दिशा की ओर होती, उनके आईनों में किसी और का चेहरा दिखाई देता और दरवाजों के पीछे किसी की धीमी सांसें सुनाई देती। राखिनी का पहला कदम उस गांव के पुराने कुएं की ओर था, जहां कभी पानी हुआ करता था। अब वह सूखा था, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी निकलती थी। उसने उस कुएं में झांका और पानी की जगह धुआं उठता दिखा। उसमें चेहरों की परछाइयां थीं, अनाया, आरव, सिया और वे सब जो उस घर के श्राप से जुड़े थे। उन्होंने एक साथ कहा, हम अब नहीं चाहते कि यह खत्म हो। राखिनी मुस्कुराई, नहीं, अब यह खत्म नहीं होगा। अब जो बंधन था वह शक्ति बनेगा। उसने हाथ बढ़ाया और कुएं का धुआं उसके भीतर समा गया। उस रात गांव के हर घर में दिए अपने आप बुझ गए। लोग चिल्लाए, बच्चों ने रोना शुरू किया और हवा में एक जली हुई लकड़ी की गंध भर गई। कुछ ने कहा, उन्होंने एक औरत को चलते देखा, आधी राख आधी इंसान, और उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं बल्कि हवा में बनते थे। वह हर घर के सामने रुकती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। और जब सुबह हुई तो जिनके घर के सामने वह रुकी थी, उनके दरवाजों पर राख से लिखा था, मैं लौट आई हूं। दिन बीते और गांव की हालत बिगड़ने लगी। पशु मरने लगे, पेड़ों की पत्तियां काली पड़ गईं और कुएं से पानी की जगह लाल रंग का द्रव निकलने लगा। अब गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि यह वही श्राप है जो सिया की आत्मा ने छोड़ा था। लेकिन यह आत्मा सिया की नहीं, यह किसी और की थी, जो अब खुद श्राप बन चुकी थी। कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जो रहे वे रात के बाद जिंदा नहीं बचे। कहा जाता है, राखिनी उनकी आत्माओं को अपने अंदर खींच लेती थी। एक रात एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम कबीर था और वह तांत्रिक था। उसने सुना था कि यहाँ आत्माओं का वास है। उसने कहा, अगर यह आत्मा इस दुनिया से जुड़ी है तो उसकी जड़ मिट्टी में नहीं, किसी अधूरे कर्म में है। वह उसी जगह गया जहां राख सबसे ज्यादा जमा थी। वहां हवा भी स्थिर थी, जैसे समय थम गया हो। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, राख हिलने लगी। तभी राखिनी प्रकट हुई। उसका चेहरा धुएं में घुलता और बनता जा रहा था। कबीर ने कहा, तू कौन है? राखिनी बोली, मैं वह हूं जो कभी इंसान थी, जिसे हर युग में धोखा मिला। मुझे किसी ने मारा नहीं, मुझे वादों ने जला दिया। मैं उन सब की राख हूं जिनकी चीखें मिट्टी में दफन हुई। कबीर ने मंत्र और तेज किया, पर हवा भारी हो गई। राख उसके चारों ओर घूमने लगी और अचानक उसके गले में जकड़न महसूस हुई। राखिनी उसके करीब आई और बोली, मंत्र नहीं, माफी चाहिए। क्या तू मुझे वो देगा जो किसी ने नहीं दिया? कबीर चुप रहा। उसने अपने हाथ से राख को छुआ और कहा, अगर तू सच में इंसान थी तो तुझे मुक्ति चाहिए। राखिनी ने पहली बार मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान करुण थी। उसने कहा, मुक्ति अब मेरा भाग्य नहीं, मेरा श्राप है। मैं अब सिया नहीं, न अनाया, न कोई और। मैं इस भूमि का खून हूं। जब तक यह मिट्टी सांस लेगी, मैं रहूंगी। कबीर ने एक दीपक जलाया और उसे मिट्टी पर रख दिया। दीपक की लौ कांपने लगी, लेकिन बुझी नहीं। राखिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने वह किया जो किसी ने नहीं किया, मुझसे बात की। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, उसका रूप धुएं में बदलने लगा। उसने कहा, मैं कुछ समय के लिए शांत हो जाऊंगी, लेकिन याद रखना, जब किसी और की आत्मा अधूरी रहेगी, मैं फिर जन्म लूंगी। धीरे धीरे राख हवा में बिखरने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई। गांव में पहली बार कई महीनों बाद सन्नाटा टूटा। लोगों ने महसूस किया कि हवा हल्की हो गई है, पर उस हल्केपन में अब भी एक परछाई थी। कबीर ने गांव छोड़ने से पहले कहा, यह अंत नहीं है। जो राख है
वह अब भी जीवित है। जब कोई इस मिट्टी को फिर छेड़ेगा वह फिर उठेगी। समय एक ऐसा पर्दा है जो पुराने जख्मों को ढक देता है मगर मिटाता नहीं। गांव अब वैसा नहीं रहा था। पुरानी पीढ़ियां मिट चुकी थीं, नई हवाएं बहने लगी थीं, लेकिन मिट्टी वही थी, हवा वही थी, और उस हवा में अब भी एक अजीब ठंडक थी जो किसी अज्ञात उपस्थिति का संकेत देती थी। राखिनी के जाने के बाद कई दशक बीत गए थे। गांव के लोग अब उस कहानी को दंत कथा समझते थे, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में अब भी डर बाकी था। वे कहते, जिस दिन हवा में राख की गंध महसूस हो, समझो कि कोई फिर से उसे जगा चुका है। गांव की सीमा के बाहर अब एक नई बस्ती बस चुकी थी, आधुनिक, शोरगुल से भरी, बिजली की रोशनी से चमकती। वहीं रहता था अर्जुन नाम का युवक, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल थी। वह शहर में काम करता था, लेकिन गांव लौटने का उसका मन हमेशा रहता था। उसने बचपन में अपनी दादी से वही डरावनी कहानी सुनी थी, सिया, राखिनी और उस शाप की जो कभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन हंस देता था, पर उसकी दादी कहा करती थी, बेटा डर पर हंसो मत, क्योंकि जब डर मुस्कुराता है तब इंसान की हंसी रुक जाती है। एक दिन अर्जुन को अपने पुराने पुश्तैनी घर की चाबी मिली। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं थी और घर कई सालों से बंद पड़ा था। अर्जुन ने तय किया कि वह वहां कुछ दिन गुजारेगा, शायद अपनी जड़ों से फिर जुड़ सके। वह जब घर पहुंचा तो देखा कि दीवारों पर फफूंदी जमी थी, लकड़ी की अलमारियां सड़ चुकी थीं और हवा में एक बासीपन था, जैसे घर अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर कदम रखा। तुरंत ही एक अजीब सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा किसी ने उसके कान में बहुत धीमे कहा, तू लौट आया। अर्जुन ने इसे वहम समझकर झाड़ दिया और घर साफ करने लगा। लेकिन उस रात जब उसने दिया जलाया और लेटने गया तो कमरे के कोने में राख का एक छोटा ढेर उसे दिखा। उसने झाड़ू से साफ किया, लेकिन अगली सुबह वही राख फिर वहीं थी। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जहां भी वह जाता, राख की एक लकीर उसके पीछे बन जाती। एक रात उसने सपना देखा, एक औरत राख से बनी, आधी धुएं में लिपटी, उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अंधेरी थीं, पर उनमें पहचान की झलक थी। उसने कहा, तू मेरा उत्तर है। अर्जुन घबरा कर उठा और पाया कि उसके तकिए पर राख फैली हुई थी। दिन बीतते गए, पर वह सपने बार बार आने लगे। अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। वह कम बोलता, ज्यादा सोचता और हर आवाज पर चौंक उठता। एक दिन उसने गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से कहा, क्या सिया नाम की कोई औरत थी यहाँ? पुजारी ने उसकी ओर देखा और कहा, तू पूछ क्यों रहा है? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि वो मुझे पुकारती है। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, तू उस वंश से है जिसने उसे धोखा दिया था। वही शाप अब तेरे खून में है। जो राख उस घर में बची थी, उसने तुझे पहचान लिया। अर्जुन समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या था। उसने घर लौटकर दादी की पुरानी डायरी ढूंढी। पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन एक जगह लिखा था, सिया हमारे पुरखों की वजह से मरी। उसे धोखा दिया गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हर चौथी पीढ़ी में उसका असर लौटता है। अर्जुन ने महसूस किया कि वही असर अब उसके साथ है। उसी रात उसने देखा कि दीवारों पर राख से लिखे शब्द उभरने लगे, मैं लौटी नहीं, मैं कभी गई ही नहीं। रात बढ़ती गई और घर के भीतर एक धीमी फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले हल्की, फिर स्पष्ट, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। वे सब एक ही बात कह रही थीं, अधूरा वादा निभाओ, तभी मुक्त हो पाओगे। अर्जुन ने उस आवाज से कहा, क्या चाहती हो तुम? और तभी वह हवा स्थिर हो गई। राख कमरे के बीचों बीच घूमने लगी और उसके भीतर से वही औरत निकली, राखिनी। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ क्रोध नहीं था, बल्कि थकान भी थी। उसने कहा, हर युग में मुझे जगाया गया, हर बार मुझे अधूरा छोड़ा गया, पर अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं खुद जन्म दूंगी अपने अगले रूप को। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर राख फैलने लगी और उसका शरीर उस राख से ढकने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। राखिनी ने कहा, तेरे खून में मेरे आंसू हैं, तू ही मेरा अगला रूप है। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, मैं इंसान हूं।
राखिनी ने कहा, इंसान वही जो वादे निभाए। तू अधूरे वादों का उत्तर है, तू मेरा उत्तराधिकारी है। धीरे धीरे राख उसकी त्वचा में समाने लगी। उसे लगा कि उसका शरीर जल रहा है, लेकिन दर्द की जगह ठंड महसूस हो रही थी। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरी हो गईं। वह जमीन पर गिरा और सब कुछ काला पड़ गया। जब वह होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। घर अब वैसा नहीं लग रहा था। सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे सालों से यहाँ कोई रहता हो। आईने में उसने खुद को देखा। उसकी आंखों का रंग अब राख जैसा धुंधला था। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ अर्जुन नहीं रहा, उसके भीतर कोई और भी है। गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुईं। कुएं के पास से धुआं उठने लगा और रात में दूर से औरत की हंसी सुनाई देने लगी। लोग बोले कि अर्जुन पागल हो गया है, पर कुछ ने कहा कि उसने सिया की आत्मा को मुक्त किया है। लेकिन पुजारी ने कहा, नहीं, आत्मा नहीं गई, अब वह उसके साथ है। अब शाप ने शरीर पा लिया है। अर्जुन अब गांव में घूमता था, कभी मंदिर के पास, कभी उस खंडहर के पास जहां सब शुरू हुआ था। उसकी उपस्थिति से हवा ठंडी हो जाती, बच्चे डरकर भागते और जानवर अजीब तरह से व्यवहार करते। रात के अंधेरे में वह अक्सर वही गाना गुनगुनाता था जो उसकी दादी कहा करती थी, मिट्टी में जो जले वो राख नहीं, वो जीवन है। और जब हवा चलती तो राख के कण उसकी त्वचा से उड़ते दिखते। अर्जुन समझ चुका था कि यह अब उसका भाग्य है। वह सिया की कहानी का अंत नहीं, उसका विस्तार है। रात असामान्य रूप से शांत थी, इतनी कि पत्तों की सरसराहट भी किसी रहस्य की तरह सुनाई दे रही थी। आसमान पर पूरा चांद था, पर उसकी रोशनी सफेद नहीं, धुंधली पीली थी, जैसे किसी ने उसमें पुरानी राख मिला दी हो। गांव अब भी वैसा ही था, बिखरा, टूटा और डर के साए में दबा हुआ। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक बेचैनी थी, मिट्टी के नीचे एक हलचल थी और आसमान में कहीं दूर से आती एक धीमी ध्वनि थी जो न इंसानी थी न प्रकृति की। ये वही रात थी जिसका जिक्र सदियों से बुजुर्ग करते आए थे, जब शाप का चक्र पूरा होता है और राख फिर बोल उठती है। सालों बाद अर्जुन की परछाई फिर उसी धरती पर लौट आई, पर अब वह पहले जैसा इंसान नहीं था। उसकी चाल में स्थिरता थी, पर भीतर एक तूफान। उसकी आंखें अब धुंधली नहीं, पूरी तरह राख सी हो चुकी थीं। वह गांव के बाहर उस पुराने खंडहर की ओर चला गया जहां कभी सिया जली थी, जहां से यह सब शुरू हुआ था। हवा में वही गंध थी, जले मांस और गीली मिट्टी की। उसने मिट्टी को छुआ और जमीन हल्की कांप उठी। दूर से किसी ने कहा, वह लौट आया है, और यह आवाज हवा में गूंजती चली गई। अर्जुन ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब अंत का समय है। तभी जमीन से हल्की रोशनी उठी और राखनी की आकृति प्रकट हुई। वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, थकान थी, जैसे सदियों की यात्रा ने उसे भीतर से खोखला कर दिया हो। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तू क्यों लौटा? क्या तू भी वही गलती दोहराएगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं लौटा हूं खत्म करने के लिए, शुरू करने के लिए नहीं। राखनी ने धीरे से कहा, अंत और शुरुआत एक ही है अर्जुन। मैं अंत बनना चाहती थी, लेकिन हर बार कोई मुझे नया जन्म दे देता है। उसने आकाश की ओर देखा। चांद धीरे धीरे काला पड़ने लगा। हवा का तापमान अचानक गिर गया और पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। दूर कहीं बच्चों के रोने की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। राखनी ने कहा, यह रात आखिरी है, जो भी शेष है आज समाप्त होगा। अर्जुन ने मिट्टी पर झुककर कहा, तू चाहती है मुक्ति तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे खुद अपने अतीत को छोड़ना होगा। राखनी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने सब छोड़ा था, पर उन्होंने मुझे जलाया। मैं चीखी थी, कोई नहीं आया। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली राख से ढक गई। उसने कहा, देख, मैं तेरी राख छूता हूं, मुझे जला। अगर सच में तेरा दर्द मुझसे जुड़ा है तो मैं उसे सहूंगा। राखनी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उनकी हथेलियां मिली, पूरा आसमान फट पड़ा। बिजली की गर्जना हुई और जमीन फट गई। राख और धुआं चारों ओर फैल गया। अर्जुन की चीख हवा में गुम हो गई। कुछ देर बाद जब धुआं छौंटा तो वहां अब दो नहीं, एक ही आकृति थी। आधा अर्जुन,
आधा राखनी। उनकी आत्माएं एक हो चुकी थी। उस रूप ने धीरे से कहा, अब मैं एक हूं, न जीवित न मृत, न स्त्री न पुरुष। मैं वही हूं जो वादा था, जो अधूरा था, जो अब पूरा हुआ। उसके शब्द हवा में गूंजे और फिर जमीन से राख उठने लगी, जैसे हर दबी आत्मा जाग गई हो। गांव की हर गली में राख बहने लगी, हर दीवार पर परछाइयां उभरने लगी। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, मगर कोई दरवाजा सुरक्षित नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ आत्मा की नहीं, पीढ़ियों की कहानी थी। यह श्राप अब मिट्टी से नहीं, मनुष्य की नसों से जुड़ चुका था। लेकिन उसी राख के बीच एक नई चीज जन्म ले रही थी, एक नीली लौ। वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसकी रोशनी में वे सब आत्माएं एक एक करके विलीन होने लगीं। उनकी चीखें अब दर्द की नहीं, मुक्ति की थी। राखनी अर्जुन का रूप उस लौ के बीच खड़ा था। उसने कहा, हर अंत में जन्म छिपा होता है। जो कभी जला था अब उजाला बनेगा। धीरे धीरे उसका शरीर भस्म होकर हवा में घुल गया और हवा में एक नई खुशबू फैल गई, बारिश की मिट्टी जैसी। सूरज उगा तो गांव ने पहली बार राहत की सांस ली। पेड़ों पर नई पत्तियां उगाईं, कुएं से साफ पानी निकला और हवा में अब वह पुरानी ठंडक नहीं थी। लोग बोले, शाप खत्म हो गया, मगर बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, शाप खत्म नहीं होते, वे बस सो जाते हैं जब तक कोई उन्हें फिर से जगा न दे। और सच भी यही था, क्योंकि उसी सुबह एक बच्चा जन्मा, अर्जुन का परपोता, जिसके हाथों पर जन्म से ही राख के धब्बे थे। सालों बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसे अक्सर रात में एक सपना आता, एक औरत की आवाज जो कहती, मैं वही हूं जो अधूरा नहीं रह सकता। और वह बच्चा जो इस सब का परिणाम था, हर बार चुपचाप जाग जाता, अपनी हथेलियों को देखता और सोचता, क्या मैं भी उसका उत्तराधिकार हूं। गांव अब बदल चुका था, चारों ओर नई पीढ़ी, नए घर, नई बातें। लेकिन उस मिट्टी में जो कहानी दबी थी वह अब भी जीवित थी। लोग भले भूल जाए, लेकिन मिट्टी नहीं भूलती। रात को जब हवा चलती तो राख के कुछ कण अब भी उड़ते दिखाई देते। कुछ कहते वह बस धूल है, पर जो ध्यान से सुनते वे कहते, नहीं, ये राख बोल रही है। उस आवाज में अब चीख नहीं थी, एक गहरी शांति थी, जैसे सदियों का बोझ आखिरकार उतर गया हो। और उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, हवा में एक फुसफुसाहट उभरी। कहानी खत्म नहीं हुई, वह बस इंतजार कर रही है किसी और अधूरे वादे के लिए। चांद फिर उसी तरह धुंधला हो गया, पेड़ झुक गए और मिट्टी के नीचे हल्की सी गंध उठी, राख और बारिश की। क्योंकि डर कभी मरता नहीं, वह बस सो जाता है अगले सपने के जागने तक। यह थी सिया की दास्तान का अंतिम अध्याय, जब राख ने खुद बोलकर अपने शाप को पूर्ण किया। मगर हर कहानी की तरह यह भी वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी, इंसान के दिल में, जहां हर अधूरा वादा एक नई आत्मा को जन्म देता है। और उस आखिरी वाक्य के साथ हवा में एक धीमी हंसी गूंजी, न नरम न डरावनी, बस इतनी कि सुनने वाला समझ जाए, कहानी खत्म नहीं होती,